आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आज की प्रमुख स्टेम पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। भारत को विश्व की अग्रणी वैज्ञानिक और तकनीकी शक्तियों में से एक बनाने के आह्वान के साथ भोपाल में 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 का समापन हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि हम अगली बार बेहतर एजेंडे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तेजी से वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के एक मंच के रूप में उभर रहा है। S. चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, जहां हम दुनिया के सामने न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी बल्कि हर क्षेत्र में भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इसरो अध्यक्ष ने कहा, भारत 6 करोड़ रुपए में कराएगा अंतरिक्ष की सैर। भारत में जल्द ही अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत होने वाली है। यह बात इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S. सोमनाथन ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि इसके लिए टूरिज्म व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है। यह वाहन निजी कंपनियों की सहायता से बनाया जा रहा है। अंतरिक्ष में यात्रा का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को 6 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। डॉक्टर सोमनाथन ने कहा कि भविष्य में अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए मीथेन गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्र में साइनोबैक्टीरिया की एक नई प्रजाति मिली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत सिंह और उनके साथ मार्गदर्शन में शोध कर रहे नरेश कुमार ने जम्मू कश्मीर से साइनोबैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है। साइनोबैक्टीरिया नील रहित शैलाव विस्तृत पृथ्वी के ऑक्सीजनीकरण के लिए जिम्मेदार है। स्टेम एम्पलीफायर। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक हैं लखनऊ स्थित CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान में। साथ ही साथ वो इंचार्ज हैं एक्सटेंशन और ट्रेनिंग यूनिट के। जी धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। केंद्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान ये भारत सरकार की एक संस्था है जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है, जिसको CSIR के नाम से जानते हैं। और हमारा जो केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान है उसको CMAP के नाम से जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, CMAP। मैं वहाँ पे सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ
और यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ग्रुप और बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप को कोऑर्डिनेट करता हूँ। और मेरा मुख्य कार्य है सीमैप की प्रौद्योगिकी तो उसको पहुंचाना है किसानों तक, एंटरप्रेन्योर्स तक और अपने इंडस्ट्री तक, ताकि उनको पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ साथ हमारे संस्थान में बहुत सारे कार्य किए हैं जिसपे हम लोग आगे आज चर्चा। जी, ये हमारा जो संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। जैसे मैंने बताया CSIR की एक प्रयोगशाला है और इस संस्थान का मुख्य कार्य है औषधि और सघन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के क्षेत्र में काम करना। इसमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के क्षेत्र में उन पौधों को संरक्षित करना, जंगलों से लाके यहाँ पे उनको इकट्ठा करना, उनकी इम्प्रूव एग्रो टेक्नोलॉजी विकसित करना, उनकी इम्प्रूव प्रजातियां जिसको हम वेराइटीज बोलते हैं उसको विकसित करना, उनकी केमिकल प्रोसेसिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से पौधे में क्या फाइटोकेमिकल्स है, क्या अरोमा केमिकल्स है, उसको आइडेंटिफाई करना और उससे अलग अलग उत्पाद बनाना, प्रोडक्ट बनाना, इनकी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का एस्पेक्ट है। और इसके साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसमें एक्सटेंशन का पार्ट है हमारा संस्थान कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि औषधि और सघन पौधों के क्षेत्र ऐसा संस्थान है जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन तीनों क्षेत्रों में इन पौधों पर कार्य करता है और ये लखनऊ में स्थित है। इसके साथ साथ हमारे संस्थान के 4 संसाधन केंद्र हैं जो देश के विभिन्न भागों में स्थित है। हमारे 2 जो रिसर्च सेंटर है, आप कह सकते हैं कि हमारे शोध केंद्र है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एक जो कि पहाड़ के क्षेत्रों के लिए कार्य करता है, हाई एल्टीट्यूड में जो प्लांट्स पाए जाते हैं हिमालय में उसके लिए कार्य करता है। वो बागेश्वर में एक गांव पड़ता है पुरारा, वहां पे स्थित है जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ दूसरा संस्थान जो तराई का क्षेत्र जिसको आप फुटील्स ऑफ हिमालय बोलते हैं, पंतनगर, वहां पे हमारा संस्थान का सेंटर स्थित है। इसके साथ साथ 2 हमारे जो केंद्र हैं अनुसंधान केंद्र, ये दक्षिण भारत में स्थित है, जिसमें एक हमारा जो केंद्र है जो खास करके हैदराबाद बड़ुप्पल में स्थित है, जो डेक्कन प्लेटू में प्लांट्स पाए जाते हैं, ड्राई लैंड के लिए आप कह सकते हो, उस पर कार्य करता है। इसके साथ साथ हमारा जो बेंगलोर का सेंटर है, बेंगलुरु का, वो जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं उन पे अनुसंधान और शोध कार्य करता है। जी, हमारा संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में शोध करता है। इसमें आप कह सकते हो कि खास करके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी प्रजाति हम लगातार विकसित करते रहते हैं। मेंथा की अगर हम बात करें, देश के अंदर जो मेंथोलमिंट है जिसको मेंथारविंसिस के नाम से जानते हैं, जिसकी खेती लगभग आज से 30 साल पहले बहुत कम हिंदुस्तान में होती थी। सीमैप ने उसको इंट्रोड्यूस किया, नई नई प्रजाति विकसित की और किसानों और उद्योग की इंडस्ट्री के साथ मिलकर आज हम दुनिया के नंबर 1 मेंथा के तेल के उत्पादक हैं और लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में छोटे और मझोले किसान, जिसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एरिया, उसके बाद बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें इसकी खेती हो रही है। तो हर साल एक बड़ी एक्सपोर्ट अर्निंग, क्योंकि मेंथा का ऑयल और उसके जो क्रिस्टल और डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं उसको एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान को लगभग 4 से 5 हजार की एक्सपोर्ट अर्निंग भी मेंथा की वजह से हो रही है, जिसमें लगभग 6,000 किसान सीधे खेती से जुड़े हैं और दूसरे प्रोसेसिंग से, और इसके साथ साथ छोटी मझोली इंडस्ट्री को साथ में जोड़ दिया जाए, उनके साथ काम करने वाले तो 10 लाख से ज्यादा लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके साथ साथ सीमैप में बहुत सी जो एरोमेटिक ग्रासेस है, जिसमें आप कहते सुगंध घासें हैं जिनका एसेंशियल ऑयल है, तेल है, उसके ऊपर कार्य किया है, उनकी प्रजातियां विकसित की है, जिसके कारण हम पहले जिस तेल को इम्पोर्ट करते थे आज उसका आत्मनिर्भर होकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसका सीधा नया एग्जाम्पल नींबू घास का तेल है। आज से 20 साल पहले हम नेग्लिजिबल मात्रा में एक्सपोर्ट करते थे या बहुत कम या इम्पोर्ट भी करते दूसरे क्षेत्रों से। आज हम लगभग दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स नींबू घास के तेल के हो गए हैं। ये भी सीमैप का बड़ा अचीवमेंट रहा है, जो कि सीमैप की विकसित प्रजातियों का इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथ साथ किसानों को ऐसी प्रजाति भी नहीं रेन फेड और समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पैदा होती है। इसी तरह से खस ऐसी फसल अब सीमैप ने किसानों को दी है या देश को दी है, जो कि खास करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के, वहां पे उसकी खेती बड़े अच्छे से होती है, जहाँ पे किसान को एक फसल ले पाना मुश्किल है। अगर 2 महीने में पानी भरा रहता है तो किसान को लगभग 50-60 हजार रुपए से ज्यादा का मुनाफा प्रति एकड़ के हिसाब से खस का तेल निकाल के खेती करके हो रहा है। इसी तरह से सीमैप के योगदान से एक बड़ा कल्टीवेशन जिसको इंडियन जिंक्सिंग अश्वगंधा की हम बात करते हैं, अश्वगंधा की खेती साउथ में जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रयाण सीमा का रीजन है उसके क्षेत्र में शुरुआत की गई, बड़े छोटे क्षेत्र से। उसमें स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साथ रहा, उसमें मिलकर आज लगभग 10,000
एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में वहाँ पे खेती हो रही है और इसी तरह से इससे ज्यादा किसान उससे जुड़े हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ से जाके रॉ मटेरियल खरीद रही है और हिंदुस्तान एक बड़े रूप में अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट या उसका पाउडर या उसके एल्कोहल्स को एक्सपोर्ट भी यहाँ से करने लगा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र है, चाहे वो दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया के क्षेत्र हो, बस्तर का ट्राइबल एरिया है, झारखंड का ट्राइबल एरिया है, दुधवा का ट्राइबल एरिया है, उसके आसपास के लगे हुए ट्राइब्स उत्तर प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व का एरिया है, दक्षिण भारत में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कटलू का जो सुनामीग्रस्त क्षेत्र है, उन सब में सीमा कार्य कर रहे हैं। हमारी प्रजातियां वहाँ पे कर रही है। इसके साथ साथ कच्छ का जो क्षेत्र है, जिसको आप कह सकते हो कच्छ का जहाँ पे साल्ट अफेक्टेड एरिया है, किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे पामा रोजा खेती बड़े स्तर पर शुरू है, जिसका भी एक्सपोर्ट होने लगा है। तो इस तरह से संस्थान बहुत सारे पौधों पे काम करके देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहा है। इसके साथ एक पौधा है एंटी मलेरियल ड्रग प्लांट, जिसको कहते हैं आर्टिमिशिया एनुआ, जो कि मलेरिया की दवा बनाने के काम में आता है। उसमें ये पूरी आर्टिमिशिया हम दूसरे देशों से, खास करके चाइना से इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी है, इसका प्रोडक्शन करके आर्टिमिशिया का उत्पादन करके दे सकते हैं। इसकी जो की विभिन्न उद्योगों को ट्रांसफर की गई है, जो खास करके आर्टिफिशियल का उत्पादन कर रहे हो। आने वाले समय में आर्टिफिशियल में भी देखिए, इससे बहुत बड़ा बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में आया है, उद्योग जगत के क्षेत्र में आया है। बैंथा के क्षेत्र में एमएसएमई जो हमारी रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी रिसर्च से फायदा ले रही है। अरोमा इंडस्ट्री, जो कि खास करके एरोमेटिक इंडस्ट्री जिसको आप बोलते हैं, जो फ्रेग्रेंस फ्लेवर इंडस्ट्री है, उसका सीधा रिसर्च का प्रभाव फायदा उस इंडस्ट्री में पहुंच रहा है। विभिन्न ड्रग या आयुष इंडस्ट्री, जिनको एक अच्छी गुणवत्ता का सस्टेनेबल रॉ मटेरियल मेडिसिनल प्लांट्स का मिल रहा है, तो उसका बड़ा, जिससे समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हमने अभी बहुत सारे फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं। अभी एक एंटी डायबिटिक मैनेजमेंट की दवा भी हम लोग ने आयुर्वेदिक बेस्ड फॉर्मुलेशन की ट्रांसफर की है, जिसका भी काफी प्रभाव समाज में देखा गया है। तो एक आप कह सकते हो मिला जुला इम्पैक्ट करके एक बड़ा इम्पैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, और अभी आप लोगों ने महिलाओं के लिए इस तरह से फूलों से अगरबत्ती बनाया जाए, जो वेस्ट फ्लावर्स है, उस पर 2008 में कार्य शुरू किया था। देश के विभिन्न हिस्सों बहुत सारे एंटरप्रेन्योर महिलाएं या एनजीओ जिस कार्य को कर रहे हैं, जिससे एक तो नदियों में या फूल फेंकने से जो गंदगी पैदा होती है, जो नदियों के लिए समस्या पैदा होती है, उसमें उसको रोका जा सकता है तथा घर बैठी महिलाओं का संगठन बना के उनको खाली समय में रोजगार भी दिया जा सकता है। एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे केमिस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यहाँ पे रिसर्च के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी, ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ समाज का सीधा प्रभाव ये कि हम हर साल यहाँ पे लगभग 10 से 15-20 ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें यूथ और एंटरप्रेन्योर वुमेन वो सब पार्टिसिपेट करती है और 2 से 3 हजार ह्यूमन रिसोर्स स्किलिंग किया जाता है। हमारे यहाँ पे किसान मेला हम लोग हर साल आयोजित करते हैं, जिसमें प्रति वर्ष बड़ी संख्या में 5 से 6 हजार 8 हजार तक किसान आते हैं। और हमारी टीम खुद जाके देश के विभिन्न क्षेत्रों में अरोमा मिशन, जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत एरोमेटिक फ्लोर्स की कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट में आ गए, जिसमें इम्पोर्ट करते थे, जिसमें लेमन ग्रास की बात है, मेंथा है, या खस की बात है, पामा रोजा की बात है। और हम लोग देश के लगभग 25 से ज्यादा राज्यों में 250 से ज्यादा एरोमेटिक क्लस्टर्स हम लोगों ने विकसित किया, जिसमें ट्राइबल एरियाज है, ऐसे समस्याग्रस्त एरियाज है, राजस्थान के, गुजरात के, नॉर्थ ईस्ट के, और तो इन क्षेत्रों में सीधा प्रभाव सीमा की रिसर्च का समाज पे पड़ रहा है। इसके साथ साथ हर्बल फॉर्मुलेशन के क्षेत्र में हमने काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, जितने भी हर्बल फॉर्मुलेशन सीमा ने हमारे संस्थान ने विकसित किया है। और एक नए इंक्यूबेटर्स के लिए एक नया इंक्यूबेशन सेंटर भी हम लोग विकसित कर रहे हैं, जो हम लोग हर साल करते हैं। और अभी भी मैं आपको बताते हुए खुशी है कि हम लोग, हमारा संस्थान आम जन के लिए CSR का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, 1 वीक 1 लैब, एक संस्थान 1 सप्ताह। उसके तहत हम लोग हमारे लखनऊ में और हमारे सभी सेक्टर्स में संस्थान को ऊपर रख रहे हैं, अलग अलग गतिविधि उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन किसान मेला हम लोग कर रहे हैं, जो कि 31 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी को लखनऊ में होगा, और बेंगलोर, हैदराबाद में हमारे सेंटर्स पे 2 फरवरी को होगा, और हमारा जो पंतनगर में सेंटर है वहाँ पे 7 फरवरी को इसको परफॉर्म किया जाएगा। और संस्थान स्टूडेंट्स के लिए, आम पब्लिक के लिए अलग अलग तिथियों में खुला रहेगा। तो ये सब एक्टिविटी समाज के लिए, देश के लिए हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्टेम, बात पते की।
अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं एक मध्यम आकार के बादल का वजन 80 हाथियों के बराबर होता है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी